ओके तो आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन जैसे समझ में आ रहा है केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना। और उसमें क्या है, कुछ केमिकल्स है जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक ए नेम का क्या है, केमिकल है दैट रिएक्ट विद बी एंड गिव्स आउट AB, or you can say like this: A react with B and gives out another product C and D, means ये दोनों ने combined होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों आपस में रिएक्शन करके ये आपस में A and B रिएक्शन करते हैं एंड अदर कंपाउंड C and D क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ओके या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हमारा एक कंपाउंड है दैट ब्रेक डाउन इनटू टू कंपाउंड्स C एंड D एंड E। कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स में ब्रेक हो सकता है, ठीक है। हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कंपाउंड्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, दीज आर नोन एज अ रिएक्टेंट, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम किस चीज़ को लिखते हैं, जो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शंस में, तो वो क्या है, रिएक्टेंट है। फाइन। तो हमारे लेफ्ट साइड में ये A, B एंड A ये सब क्या हुए, रिएक्टेंट है। और हमारे एरो के राइट साइड पे जो भी चीज़ फॉर्म हो रही है वो सब क्या बोलेंगे उसको, प्रोडक्ट, ठीक है। फाइन। तो हमने क्या बोला कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इज द प्रोसेस in which a substance react and form new substance with new property, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शन। और जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उस पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसकी, कि सम टाइम क्या हो रहा है कि हमारे दो रिएक्टेंट हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ अनदर प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो हो सकता है प्रोडक्ट के साथ ही साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं और सम उसमें गैस भी रिलीज हो रही हो, गैस भी बन रहा हो, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे एग्जाम्पल में हम ये देखें अगर नीचे वाला, तो क्या है, हमने मार्बल चिप्स लिए। मार्बल चिप्स का अनदर नेम क्या है, लाइम स्टोन, ठीक है। मार्बल चिप्स, मार्बल जो होता है ना, संगमरमर, या फिर हम इसको लाइम स्टोन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं, लाइम स्टोन। या फिर इसका केमिकल नेम हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके ये नेम लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम Ca, वैलेंसी कितनी होती है इसकी, +2। CO3, इसकी वैलेंसी कितनी है, -, की। क्लास 9th में पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हम लोग करते हैं, कि जो प्लस का 2 चार्ज है और ये -2 चार्ज है तो ये आपस में कैसे हो गए, कैंसिल, और हमने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसी कुछ फॉर्मेशन करते थे ना कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। तो हमारा बेसिकली ये क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में, कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, CaCO3 मीन्स लाइम स्टोन की रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से हो रही है। और जब HCl से रिएक्शन होती है तो इससे कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। वो प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। मतलब इसका जो कैल्शियम है वो क्या कर रहा है, Cl से रिएक्शन कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, CaCl2। देखो मैंने यहाँ पर CaCl नहीं लिखा हुआ है
क्योंकि फॉर्मूला जो है कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 होता है। और उसका रीज़न क्या है, Ca की वैलेंसी +2 है एंड क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि कैल्शियम की प्लस की कितनी बोली मैंने, 2 वैलेंसी, राइट, प्लस की 2 वैलेंसी, क्लोरीन की माइनस की 1 वैलेंसी। ये हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं, ये यहाँ शिफ्ट हुआ और ये यहाँ शिफ्ट हुआ। अगर सेम होते तो कैंसिल हो जाते हैं। रिकॉल करो अपना क्लास 9th में कंपाउंड का फॉर्मेशन। फाइन, मैं बताती भी जा रही हूँ स्टिल। ओके, तो ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारे यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है। यहाँ CO3 लिखा हुआ है, CO3। तो ये ब्रेक होता है एक तो CO2 में, इसमें एक O और रह जाता है। तो हमने बोला कि इसमें क्या क्या चीज़ फॉर्म हो रही है, एक सेकेंड। तो ये हाइड्रोजन जो है कार्बोनेट के, ये कार्बोनेट जो है, ये वाला पार्ट, इसमें से CO2 बन रही है और इसका एक O और है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर्म क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन का एटम, वो क्या बना रहा है, वाटर, और रेस्ट पार्ट जो है हमारे गैस के फॉर्म में CO2 गैस निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। फाइन, तो हमने देखा कि 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक एसिड है और दूसरा हमने क्या लिया है, लाइमस्टोन, और जिससे हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो एक प्रॉपर्टी हमें क्या, केमिकल प्रॉपर्टी हम अभी स्टडी कर रहे हैं ना, केमिकल इक्वेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज पॉसिबल है। तो ये हमारे 2 प्रोडक्ट है, उसमें से गैस इवॉल्व हो सकती है। एक तो उन्होंने ये इस बात डिस्कस किया। दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी भी हो सकती है हमारी, एक सेकेंड, ओके। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी में हो सकती है कि उसमें कलर चेंजेस कुछ देखने को हमको मिले, ओके। या फिर हमारे उसकी फिजिकल स्टेट देखने को चेंजेस मिल सकते हैं कि हमारा सपोज करो दोस्त, हमने प्रोडक्ट कह रहे हैं, रिएक्टेंट लिए हैं और वो 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वो हो सकते हैं रिएक्टेंट R1 और R2, और आपस में जो रिएक्ट कर रहे हैं हो सकता है वो सॉलिड सॉलिड हो, एंड दे आर फॉर्म वॉट एवर, हो सकता है वो गैस बना रहे हों, राइट। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। जब हमारे ये आपस में रिएक्शन हो रही है तो ये प्रोडक्ट का सपोज करो ये वाइट कलर का है और ये रेड कलर है, और कुछ समथिंग ये जब रिएक्शन हुई तो हो सकता है हमको एक येलो कलर का कुछ प्रोडक्ट बन रहा हो। तो ऐसे कुछ कलर चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं हमको। तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो हमारा न्यू प्रोडक्ट जो बनता है तो एक न्यू प्रॉपर्टी उसकी होगी, वो सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट ही दूसरा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने क्या देख इसमें दूसरा रिएक्शन लिखा हुआ है कि Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, Na2, अब देखो मैंने Na2SO4 लिखा हुआ है, क्यों, Na की वैलेंसी क्या है, प्लस की 1, SO4 की माइनस की 2, मीन्स ये जो 2 चार्जेस हैं हमको किसको मिले, सोडियम को, और प्लस 1 का चार्ज किसको मिला, सल्फेट को। अगर इसका सपोज करो Na की वैलेंसी, Na हटा देते, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, प्लस की 3, अगर इसके Na के प्लेस पे एल्यूमिनियम होता तो वो 3 चार्ज किसको मिलता, SO4 को मिलता, राइट ना। तो ये इस पे शिफ्ट होता, तो ये S के लिए कि O के लिए, तो पूरा सल्फेट आयन है ना, तो पूरा सल्फेट आयन पूरे चार्जेस को लेगा ना, मतलब नंबर्स को इंक्लूड करेगा। तो हमने क्या किया, इसको लिखने का तरीका है, चार्जेस को लेगा समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा प्रेजेंट करने का एक फॉर्मेशन, कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको प्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये SO4 पूरा हमने ब्रैकेट में लिया और ये 3 चार्जेस जो थे हमने एक साथ ऐसे दिया कि ये पूरे सल्फेट आयन को बोला, और 2 चार्जेस लिखा हुआ था तो हमारे किसको दिया, हमने Al को दिया, तो Al2SO4 होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट बोल रहा है तो ये फॉर्मूला है, लेकिन सोडियम सल्फेट बोला तो हमारा क्या है, ये है। क्यों, कि सल्फेट के 2 चार्जेस और सोडियम का 1 चार्ज, तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि हम इसको ऐसा लिख दें कि Na2SO4 फिर हम ब्रैकेट लगा के 1,
मतलब कोई लॉजिक नहीं है इसका, लिख दोगे रॉन्ग नहीं हो जाएगा लेकिन कोई लॉजिक नहीं है, तो हम ऐसा लिखना कंपलसरी नहीं है। हम जैसा एक होता है ना कि थोड़ा तरीका होता है लिखने का, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वन को शो करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। तो सोडियम सल्फेट किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है बेरियम क्लोराइड से। बेरियम, इसकी भी वैलेंसी +2 होती है, सोडियम की +1 थी और इसकी +2 है, तो बेरियम +2 और क्लोरीन लर्न करते जाओ साथ में, क्लोरीन की -1, तो ये हमें 2 चार्ज किसको मिलेगा? क्लोरीन को, यहाँ नंबर दे देंगे। और बी एक क्लोरीन का 1 किसको मिलेगा? यहाँ पर, तो यहाँ लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, कंपलसरी नहीं है उसको लिखना। वो अजीब भी लगेगा हम ऐसे लिखें BA1Cl2, कई बुक्स में ऐसा देखने को मिलता है नहीं ना। तो एक होता है नॉमेनक्लेचर का तरीका होता है किस तरीके से हम उसको स्ट्रक्चर बनाया और कैसा लिखना चाहिए, तो वो तरीका है। फाइन। तो हमारा क्या हुआ, इसके रिएक्शन किससे करा रहे हैं? सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड एंड फॉर्म्स। अब देखो सोडियम सल्फेट जो हमने लिया है ये एक्वस लिया है। अब समझ में एक चीज़ और समझो, एक्वस, एक्वस मतलब हमारा सोडियम सल्फेट सॉलिड था और उसमें हमने क्या किया, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। मतलब हमारा सोडियम आयन और जैसे ही वाटर को पार्टिकल्स डाल दिए हमने, सपोज करो H2O, इस पे हमने पूरा एक कंटेनर इसमें हमने डाला हुआ है, तो ये हमारे आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, H2O के सराउंडिंग में क्या हो गया, हमारा आयंस में ब्रेक हो गया। अगर ये आयन से ब्रेक नहीं होता तो हमारी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर सपोज करो इफ वी टेक द सोडियम सल्फेट, अगर हम यहाँ पर लेते हैं सॉलिड, ठीक है, तो इट कैन नॉट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। रीज़न क्या है कि हमारी ये आयंस में ब्रेक ही नहीं हो रहा, रिएक्शन होने के लिए उसको ब्रेक होना ज़रूरी है। सिंपल से समझ लो कि ये है एक बंदा, ठीक है, और इसका साथ में ये हो गया सोडियम, फाइन, एंड ये है इसकी बंदी जिसका नाम क्या है, सल्फेट, और ये दोनों कैसे हैं आपस में कंबाइंड Na2SO4 बनाया हुआ है। इसको अगर हमें अलग करना है तो इसको अलग करने के लिए इसे हमने क्या किया, इसमें कुछ सॉल्यूशन डाला, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनमें डिस्प्यूट हुआ, ऐसा समझ के डिस्प्यूट हुआ तो वो आयंस में ब्रेक हो गए। तो जैसे ही आयन से ब्रेक हुए तो भाई इसको लगा कि अरे यार चलो तुम ही थोड़ी ना इतनी स्पेशल हो, मुझे कोई और मिल जाएगा। तो उससे क्या, सोडियम आयन ने किससे रिएक्शन कर ली, क्लोरीन से, क्योंकि यहाँ पर एक बेरियम नाम का बंदा है, एक क्लोरीन नाम की। तो ये प्लस चार्ज से तो रिएक्शन नहीं कर सकता, ये किससे करेगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज से, क्योंकि सेम ऐसा थोड़ी है एक बंदा से ही कर लेगा, एक बंदा दूसरी बंदी। तो उसने क्या किया, ये सोडियम नाम का जो बंदा था उसने क्लोरीन नाम की बंदी से क्या किया, अटैच हो गया। समथिंग देखो एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में केवल इतना समझो कि हमारा प्लस चार्ज का जो एटम है वो किससे, माइनस चार्ज के एटम से कंबाइंड हो रहा है। ओके, तो ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है, जो हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। वैसे तो तुम लोगों ने क्लास 9th में ये भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन करी तो क्या बनाएगा, NaCl, करेक्ट ना। जो NaCl हमारा बना तो वो कैसा है, ये भी एक्वस ही है, फाइन। और एक प्रोडक्ट क्या, तो यानी सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट हो गए, और बेरियम प्लस था, ये सल्फेट माइनस, तो बेरियम सल्फेट, सल्फेट बेरियम मत लिख देना, बेरियम सल्फेट, ये नहीं कि कुछ SO4 पहले लिखा Ba आगे। हमारा बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला पहले प्लस चार्ज वाला बाद में, हमेशा जितने भी होते हैं प्लस चार्ज पहले बाद में आए, जो भी माइनस चार्ज वाले होते हैं उन कंपाउंड्स को आगे लिखते हैं या एटम्स को आगे लिखते हैं, फाइन। तो BaSO4, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन में इसमें देख सकते हैं Na2SO4 रिएक्ट विद BaCl2, दोनों ही एक्वस है, और उसमें से जो कंपाउंड बन रहा है, सॉरी प्रोडक्ट बन रहा है वो BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड। और जो बेरियम सल्फेट बना है ये सॉलिड है, मतलब जिस कंटेनर पे हमने इसको डाला हुआ है Na2SO4 और क्या था, बेरियम क्लोराइड, इसको दोनों को जब आपस में डाला तो ये दोनों का जो सॉल्यूशन तैयार हुआ तो कुछ तो सॉल्युबल था, जो सॉल्युबल था वो क्या था, NaCl।
और कुछ पार्टिकल्स हमारे यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में दिखाई दिए, किस कलर है, वाइट कलर के। तो ये जो वाइट पार्टिकल्स दिखाई दिए, ये क्या, इनको बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ओके, यहाँ लिखा है ना प्रेसिपिटेशन, तो मतलब ये रिएक्शन जो हो रही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। अभी आगे हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ओके फाइन, तो ये हमें समझ में आया कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं, जैसे हमने ऊपर वाले में हमने क्या बात करी थी कि कुछ गैसेस निकल सकती हैं आफ्टर द रिएक्शन, और दोनों कैसे थे, एक्वस और सॉलिड का रिएक्शन कराया था। कुछ ऐसी भी जैसे मैंने बात की है कि चेंज इन कलर। अब देखो आयरन क्या है, एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर क्या फिल है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कलर लर्न कर लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। CuSO4 का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। फाइन, अब इस ब्लू कलर का हमने सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर हमने डाल दी आयरन की नेल। ठीक है, हमने क्या डाली इसमें, आयरन की नेल डाल दी। और जो आयरन की नेल को अगर तुम देखो तो वो किस कलर की होती है, आयरन की नेल ग्रे कलर की है, राइट ना। तो वो कैसी है, हमारी ग्रे कलर की आयरन की नेल है। और इस नेल को हमने थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन शुरू हुई, यानी कॉपर सल्फेट की आयरन से, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपर आयरन है ये, और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये आपस में रिएक्शन जब करते तो क्या बना रहा, आयरन सल्फेट से आयरन की वैलेंसी Fe की +2, ओके, +3 भी होती, लेकिन यहाँ पे फेरस सल्फेट बना रहा, फेरिक सल्फेट नहीं, नेम याद कर लो, FeSO4 जो होता है फेरस सल्फेट। ये क्योंकि आयरन 2 है, हमारी आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, तो इसलिए जब अगर +2 वैलेंसी है तो हमने बोला आयरन 2, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं 2। और आयरन 3 होता तो हम लिखते हैं Fe3, मतलब इसमें 3 वैलेंसी। अगर Fe3 होता तो हमारा कंपाउंड जो होता है Fe2SO4 होल थ्राइस, ऐसा बनता। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है, तो ये कौन सी वैलेंसी ले रहा है, +2। तो जब भी +2 वैलेंसी के होंगे तो हम उसको बोलेंगे फेरस, और अगर 3 वैलेंसी है तो इक लग जाता है, फेरस की जगह फेरिक। फाइन, तो ये हमारा क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट। तो इस पे क्या हुआ, यानी ये जो आयरन है ये रिएक्ट करता है इससे, और इससे क्या बनाता है, सॉल्यूशन में क्या तैयार होता है, फेरस सल्फेट, यानी हमारा FeSO4 फॉर्म हो जाता है, FeSO4 फॉर्म होता है। लेकिन इसमें एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयरन नेल है वो ग्रे कलर की रह ही नहीं गई, धीमे धीमे मैंने देखा कि उसमें कुछ ब्राउन कलर की, उसमें क्या है, कोटिंग दिखाई दे रही थी। किस कलर की, ब्राउन कलर की कोटिंग दिखाई दी उसमें। तो क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है कि बाय आयरन नेल चेंज इट्स कलर एंड लुक्स ब्राउन, है ना। तो ये ब्राउन क्यों दिखाई दे रही है, तो रीजन ये है कि आयरन इससे क्या हुआ, सॉरी कॉपर जो इसमें से ब्रेक हुआ था, वो कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है यहाँ पर पूरा। जब सारा इस पर डिपॉजिट हो जाएगा तो पूरी की पूरी आयरन कॉपर किस कलर का होता है, ब्राउन होता है, तो पूरी नेल हमारी किस कलर के दिखाई देने लगती है, ब्राउन कलर की। ठीक है, तो ये भी हमारी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो मालूम होना चाहिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू, ये लर्न कर लो। दूसरी चीज़ हमने क्या बताई कि जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें इसमें ब्राउन कलर की कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है, तो वो मालूम होना चाहिए कि कॉपर की जो भी डिपॉजिट हो रहा है उसकी वजह से वो कलर चेंज दिखाई देता है। और ब्लू सॉल्यूशन जो था, तो FeSO4 जो बना हुआ है ये FeSO4, तो इसको भी ये लर्न कर लो कि FeSO4 का क्या होता है। तो FeSO4 जो होता है हमारा लाइट ग्रीन कलर का, ओके, लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का,
आफ्टर रिएक्शन हमें क्या दिखाई देता है, ये रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। जो ब्लू सॉल्यूशन था दैट सॉल्यूशन चेंज इट्स कलर आफ्टर रिएक्शन और मेक व्हाट FeSO4। तो हमें लर्न हो गया कि CuSO4 ब्लू कलर, FeSO4 ग्रीन कलर। इज देयर एनी डाउट? आई थिंक सो ना। अगर कुछ डाउट है तो इसे पॉज करो, फिर से इसको सुनो, क्लियर करो। आई थिंक सो तो क्लियर हो जाएगा। और जो भी है सुनते वक्त उसी समय लर्न करते जाओ। ओके फाइन। तो अब हम आते हैं जो रिएक्शंस हो रही थी, हमने कौन कौन सी सिचुएशन देखे। एक हम पढ़ रहे थे कि फॉर्मेशन जब हो रहा है, सॉरी रिएक्शन जब हो रही है तो उसमें कुछ गैसेस फॉर्म हो सकती हैं, जैसे इसमें CO2 गैस का एग्जांपल दिया। ऐसे ही नंबर ऑफ रिएक्शंस है जिसमें से गैसेस रिलीज होती हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन का दिया है कि यानी जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसमें हो सकता है कुछ प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तब हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है कि हमारी दो रिएक्शन कंबाइन करते हैं या ब्रेक होते हैं, तो इट मे पॉसिबल कि वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन बिकॉज reactant whatever those reactant react and what product was is formed। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा क्या बन रहा है, उस पर डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग कलर भी अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। ये भी हो सकता है कलर जैसा था वैसा सेम हो, क्योंकि हो सकता है पॉसिबल कि जो बिफोर जो भी रिएक्टेंट थे और जो प्रोडक्ट बने हैं हो सकता है दोनों का कलर सेम होता हो, पॉसिबल है ना। ओके तो हमारा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो हमारी देखो रिएक्शन जो होती है टू टाइप्स में हो सकती है। या तो हमारी जो भी रिएक्शन है उसको हीट चाहिए, ठीक है, जब हमने उसको हीट दिया, ओके, जब हमने उसको हीट क्या किया, प्रोवाइड किया, गर्म किया, तो वो क्या हुआ, उससे ये आपस में रिएक्ट किए, ठीक है। तो यानी हमने एनर्जी इसको दी है, एनर्जी इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके यानी दोनों कंबाइंड हुए और कोई सी प्रोडक्ट बनाया। तो कोई भी चीज आपस में कंबाइंड होने के लिए, रिएक्शन करने के लिए, उसको विदाउट एनर्जी वो नहीं पॉसिबल हो रही है, ठीक है। एक रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हम हो सकता है डायरेक्ट हीट दे रहे हैं, हो सकता है वो सनलाइट से उसको एनर्जी मिल रही हो, मतलब हीट मिल रही हो, और हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी देख सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। इनमें से किसी भी थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी। फाइन, ओके। तो जब ये सिचुएशन होती है कि हम हीट एनर्जी को दे रहे होते हैं तो वो क्या होगा, कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा इनटू टू पीसेस। तो हमारी वो रिएक्शन जैसे इसमें ये दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, अभी ये रिएक्शन हमने ऊपर भी डिस्कस करी है। कैल्शियम कार्बोनेट अदर नेम क्या था, लाइमस्टोन, मार्बल, याद है। तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं कि जनरली ऐसा हमने देखा कि रूम टेम्परेचर में अपने आप ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो जाती है। अरे वो उसको हम बहुत एनर्जी देते हैं, मतलब हीट देते हैं, और हीट को रिप्रेजेंट करना, हीट यहाँ पे लिखा जा सकता है एरो के ऊपर, और नहीं लिखना हो तो ये ट्राइंगल मैंने बनाया ना स्ट्रक्चर, उसको ऐसा दिया तो डेल्टा बोलते हैं रिप्रेजेंट करने का, ये भी एनर्जी का तरीका है, तो हम लिख सकते हैं। तो उससे क्या ब्रेक होता है, हमारा एक कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने अभी ऊपर ही बताया था कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, याद है, क्विक लाइन। एंड दूसरी चीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो ये भी जैसे ऊपर मैंने एक रिएक्शन बताई उसमें भी गैस रिलीज हो रही है। और अच्छा हाँ, ऊपर जो रिएक्शन बताई थी मैं कैल्शियम कार्बन की रिएक्शन किससे करा रही थी, HCl से करा रही थी, राइट। मैंने यार रिएक्शन नहीं दी थी उसमें। तो हमने क्या बोला था, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CO2 गैस रिलीज हो रही थी और H2O बन रहा था, 3 प्रोडक्ट्स बन रहे थे। फाइन, लेकिन ये कैल्शियम क्लोराइड को हम किसी अदर कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करा रहे, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम जस्ट क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहे हैं।
तो इट मीन्स इसने एनर्जी जो भी है एटमॉस्फेयर अगल बगल का उसका एटमॉस्फेयर तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो मीन्स यहाँ जब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो रिएक्शन को प्रोसीड कर रही होती है तो हम उसको एक नेम दे दिया कि ऐसी रिएक्शन को टाइप क्या दिया हमने कि जब वो कोई भी रिएक्शन हमारी हो रही है और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोसीड हो रही है तो हमने बोला एंडोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन। ओके। और अगर यही चीज़ रिएक्शन को हम ऐसा बोलें कि वो एब्जॉर्ब नहीं रिलीज हो रही है, यानी कि कोई दो कंपाउंड से आपस में कंबाइन करके एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट। तो एग्जिट से याद रखना एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है। तो हमारी जो टेम्परेचर से रिलेटेड है अगर टाइप हम बात करते हैं तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। तो देखो जो एग्जांपल मैंने ये दिए हुए ना, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, सॉलिड है एक लिक्विड है, उससे हमारा कोई एक एक्वस कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है, सपोज करो हमारा एक कंटेनर है, ओके, और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें हमने क्या किया वाटर पोर कर दिया। जैसे ही वाटर पोर किया तो हमारा ये पूरा कंटेनर क्या हो गया, बहुत गर्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इससे हीट रिलीज हो रही है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये कंटेनर भी गर्म हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये बाहर की तरफ मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रहा है, ये पूरा क्या हुआ, इसका सराउंडिंग जो है पूरा गर्म हो रहा है। लेकिन अगर इसने ऐसा हुआ होता कि सराउंडिंग से अपना एनर्जी को क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता तो हमारा सराउंडिंग कैसा हो जाता, कूल हो जाता, वो एंडोथर्मिक में। तो ये एंडो में आ जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, एक्सो में आ जाएगा। तो हमारे टू टाइप्स रिएक्शन मैंने बोली, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ओके फाइन। और क्या करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन के, चेंज इन स्टेट। तो हम चेंज इन स्टेट कोई नई चीज़ नहीं बताए। देखो यहाँ पर भी सॉलिड एक्वस में रिएक्शन हुई और उससे एक्वस लिक्विड बन रहा है, यानी यहाँ पे कोई लिक्विड तो नहीं लिया था और यहाँ लिक्विड भी बना, गैस भी रिलीज हो रही है। फाइन। तो उन्होंने ऐसे बोला कि अगर हम सपोज करो अमोनिया की रिएक्शन HCl से करा रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड बना, अमोनिया NH3 क्या है, अमोनिया, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड। ओके। तो हमने देखा कि ये कैसा है नेचर में, फिजिकल स्टेट इसकी गैस है, इसका हमने फिजिकल स्टेट देखा तो ये गैसी फॉर्म में था, ये गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट क्रिएट हुआ वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। यानी आफ्टर रिएक्शन ये भी पॉसिबल है कि गैस गैस सॉलिड हो जाए, गैस लिक्विड सॉलिड हो जाए, या गैस लिक्विड से लिक्विड फॉर्म हो जाए। ठीक है। तो अदर कैसा बोलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप के अपना नेचर को शो करते हैं। फाइन। तो इस तरीके से हमारी ये क्या है कि केमिकल, हम सारी चीज़ किसके बारे में स्टडी कर रहे थे कि हमारी केमिकल रिएक्शन किस तरीके से अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस ला सकता है जब वो किस तरह का केमिकल रिएक्शन करता है। तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस मैंने एग्जांपल में दिए हैं और तुम लोग को नोट्स में भी मैं इसको प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी, इसको तुम लोग पढ़ते भी जाना। जैसे हमने थर्मल में जब बात की, कैल्शियम कार्बोनेट का एक दिया है, अमोनियम क्लोराइड वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड बनता है तो हमें बहुत कूल जो पूरा है वो फील होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछते भी हैं कि व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, तो जो भी प्रोडक्ट वो वहाँ पर हमें क्यों इतना कोल्ड क्यों फील होता है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, इस वजह से हो रहा है। इसके साथ ही साथ हमारा अमोनियम नाइट्रेट है, NO3 क्या होता है, नाइट्रेट होता है ना आयन, NO3। अमोनियम का तो मैंने अमोनियम, और ये क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, प्लस की, और NO3 की बात करें तो ये क्या है, माइनस की। और आपस में जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो सॉरी रिएक्शन नहीं, आपस में जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे, NH4 NO3। फाइन। लेकिन जो हमने NH4 NO3 था वो सॉलिड था,
सॉलिड है तो इसमें हमने कुछ अमाउंट वाटर के इसमें डाल दी है। जैसे ये वाटर इसके इसमें डाले हमने तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस बन गया। तब फॉर्मूला नहीं चेंज हो गया, NH4NO3 ही है ये, लेकिन कैसा है, इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो ये कैसा होगा, एक्वस अमोनियम नाइट्रेट हुआ। और ये कैसा है, सॉलिड और ड्राई अमोनियम नाइट्रेट है। ओके, यहाँ पर अमोनियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है और क्या हुआ, अमोनियम बाइकार्बोनेट है और इसमें एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब अमोनियम बाइकार्बोनेट सॉलिड लिया और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, ये विनेगर का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको लर्न अभी हम लोग जब फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे कार्बनिक कंपाउंड, उसमें इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यह क्या है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और इट रिएक्ट विथ विनेगर। तो यानी विनेगर का केमिकल नेम क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, किचन में अगर हम यूज करते हैं तो उसको किस नेम से, विनेगर के नेम से। और फॉर्मूला याद कर लो, CH3 कार्बन, फिर H3, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, फिर क्या लास्ट में H। ये है हमारा विनेगर का फॉर्मूला। फाइन। और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये कैसा नेचर में होता है, एसिडिक होता है, वीक एसिड है। और अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या है, बेस है। अब ये एसिड बेस की भी स्टडी हम जो है जब चैप्टर एसिड बेस पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जनरली अभी तुम लोगों को इतना फर्स्ट चैप्टर में ज़रूरत नहीं है इतना मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, कुछ पार्ट जिस चैप्टर का वहीं पर हम स्टेप वाइज जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। तो देखो, जैसे हमारे कुछ खाना खाया डाइजेस्ट नहीं होता, हमें एसिडिटी फील होती है, तो हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं। इनो क्यों हमें लेते ही हमें एसिडिटी को आराम मिलता है, बिकॉज एसिड हमारे फॉर्म हो रहा है स्टमक में। और जैसे ही मैंने इनो लिया, इनो कैसा काम करता है, बेस की तरह। और जैसे ही एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, एसिड बेस से जो कंपाउंड क्रिएट हुआ वो कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। सेम ऐसे ही हमारे यहाँ ये रिएक्शन भी जो हो रही है न्यूट्रलाइजेशन ही हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये H+ आयन था इसमें, ये वाला आयन, इसको रिमूव किया और यहाँ पर क्या ऐड हो गया, सोडियम। ठीक है, इसके प्लेस पर सोडियम ऐड हो गया। और ये H जो रिमूव हुआ वो H किधर गया, ये हमारा अमोनियम Na, तो ये हट गया, बचा क्या, HCO3। तो HCO3, तो ये वाला H और ये H, ठीक है, ये दोनों H कंबाइंड हुआ और ये इसमें से एक O, तो H2O, और क्या बना, CO2। तो इस तरीके से देखो हमारे इसमें कितने पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, 2 रिएक्शन हो रही है और इट ब्रेक डाउन इनटू 3 प्रोडक्ट्स। मतलब हमारे ब्रेक डाउन नहीं, इट फॉर्म्स 3 प्रोडक्ट्स। ओके, एक एक्वस है, एक लिक्विड है, एक गैस है ना इंटरेस्टिंग। ओके फाइन, तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस। अभी हम स्टडी कर रहे थे किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे सारी, अब हम उसकी क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या हमने पढ़ा, चेंज इन कलर था, प्रेसिपिटेशन था। ठीक है, चेंज इन कलर, प्रेसिपिटेशन, फिजिकल स्टेट में जो चेंजेस आ रहे थे वो हमने पढ़ा। और गैसेस इवॉल्व हो सकती हैं, समथिंग ये हो गया। और क्या था, आई थिंक से इतना ही था ना। तो हमने ये सारी चीज़ें किस में स्टडी करी है कि क्या चेंजेस होते हैं व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसी हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले पार्ट में क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में उन्होंने क्या बोला कि सपोज ए है एक रिएक्टेंट और उसने बी रिएक्टेंट से रिएक्ट किया और दे फॉर्म अनदर कंपाउंड C।
तो जैसे इसमें देखो हमने क्या लिया है, नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे, नेचर में नाइट्रोजन जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है। जैसे सपोज कर मैं हीलियम बोलूँ तो हीलियम किसे एटम के फॉर्म में मिलती है, लेकिन मैं हाइड्रोजन बोलती हूँ तो H2 के फॉर्म में नेचर में हमको मिलती है। ऑक्सीजन मिलता है O2 के फॉर्म में, लेकिन अगर मैं सोडियम बोल रही हूँ तो सोडियम किस फॉर्म में, एटम के फॉर्म में। तो ये देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो एक साथ कंबाइन होकर दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्या है, ऐसा फॉर्मेशन जिसमें टू और टू से मोर एटम्स हैं, उनका फॉर्मेशन के साथ में नेचर में मिलता है, तो वो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिल रहा है। और सिंगल हमारे एलिमेंटल फॉर्म ऐसा दिखाई दे रहा है तो एटम्स के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये हमें केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते चीज़ें लर्न होती जाती हैं। ऑब्जर्वेशन प्रॉपर होना चाहिए, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे कि कहाँ कैसे क्या चीज़ क्यों लिखी है, तो फिर तो नहीं बोल सकते क्या हो सकता है। इसलिए एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखो। ओके, तो हमने N2 लिखा और N2 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से, तो H2 से रिएक्शन कराई। तो जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो अमोनिया बनाती है, क्या, अमोनिया। फाइन। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो रिएक्शन में, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो अगर फर्स्ट टाइम तुम लोग रिएक्शन पढ़ा तो तुम लोगों को भी कंफ्यूजन होगा कि यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने। तो मैंने बेसिकली इंट्रो दिया कि नाइट्रोजन, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है, 3H2 नहीं होता है। हम ये नहीं बोलेंगे 3H2 होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 है। ओके, ऐसे अमोनिया का फॉर्मूला 2NH3 नहीं है, 2NH3 नहीं है, क्या है, NH3 है। तो ये 2 क्यों लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3 क्यों लिखा है, ये जस्ट हमारे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है, क्या, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा है। लेकिन जनरल लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, सपोज करो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा होता, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, व्हाट इट फॉर्म्स, अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया बनाता। तो हम ये लिखते हैं सिंपल, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं क्या, मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो हमें ये बेसिक नॉलेज हो गई कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो हमने ऊपर जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे। अब क्वेश्चन में आया है कि राइट द केमिकल इक्वेशन, लेकिन कैसा केमिकल इक्वेशन, तो मैंने लिख दिया, लेकिन उन्होंने बोला राइट द केमिकल इक्वेशन, कैसा, राइट केमिकल इक्वेशन इन बैलेंसिंग पॉइंट, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तब हमने देखा कि नाइट्रोजन यहाँ पर N और यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन मैं नाइट्रोजन का नंबर देखे तो टोटल कितना, N2 लिखा है तो 2 है, हाइड्रोजन में 2 लिखा हुआ है 2 है। इधर पे मैंने नाइट्रोजन को देखा तो इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो कितना है, ये 1 है। हाइड्रोजन के साथ में 3 मल्टीप्लाई है, तो हाइड्रोजन के साथ में 3 है, गड़बड़ है। तो हमने देखा दोनों तरफ बैलेंस तो है ही नहीं है, यहाँ पर हम इसको नाइट्रोजन 2 दिया, यहाँ पे 1 दिया है, इसे 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो देखो उसका तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं उसको बैलेंस करता है पूरे इक्वेशन को। तो हम जो भी करना है तो ये कोएफिशिएंट के फॉर्म में यहाँ पे नंबर को कुछ भी चेंज कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो मैंने यहाँ देखा 2 है और इस साइड पे 2 करना है, तो प्रोडक्ट साइड पे, यानी ये प्रोडक्ट साइड का नाइट्रोजन, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करें। लेकिन जैसे ही 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 2 तो N के लिए भी मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन के लिए भी। इट मीन्स अगर मैंने लिखा 2NH3 मीन्स 2N भी हो गया, अब N के नंबर 2 हो गया, लेकिन H के नंबर कितने हो गए, H हमारे पास 3 थे और 2 आकर के ये 2 सिर्फ इसके लिए नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 2 जा 6 हो गया। मीन्स अब ये नंबर हमारा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये 6 हो चुका है। तो मैंने देखा कि यहाँ इस तरफ 6 है, इस तरफ तो अभी भी 2 है, ये क्या गड़बड़ है। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया है, ये भी N2 और ये भी N2, देखो ये 2 हो गया और मल्टीप्लाई हो गया ये भी 2। हाइड्रोजन में तो हमने बोला कि चलो इसके साथ ही हाइड्रोजन के साथ 3 मल्टीप्लाई कर, तो हमने यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6 हो गया। तो ये 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, तो ये क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये हमें भी जब पार्ट केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने वाला पार्ट होगा उस समय भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। और इक्वेशन अभी हम एक्सप्लेन
करती जाऊंगी जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगी। जस्ट मैंने एक इसलिए लिखा है कि मैं हर जगह नंबर कोएफिशिएंट नहीं लिख रही हूँ, तो ये मैं सोचना कि अरे ये क्या कर रही मैम, तो इनकम्प्लीट रिएक्शन लिख रही है। इनकम्प्लीट नहीं, रिएक्शन कंप्लीट है, वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं कहलाएगी, बट रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब अगर मैंने बोला नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और इट फॉर्म्स अमोनिया, रिएक्शन कंप्लीट है। ओके, फिर मैंने बोला क्या ये बैलेंस है? नो, ये बैलेंस नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये बैलेंस है। ओके, तो अगर वो एग्जाम में नहीं दिया ना कि बैलेंस इक्वेशन लिखो, तो और तुमने नहीं लिखा, फिर ओके, कम रिएक्टेंट जो लिए हैं उनका फार्मूला और जो प्रोडक्ट का फार्मूला इट शुड बी राइट। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन। अब ओ से नहीं करेगा, O2 होता है, नेचर में ऐसे मिलता है वो। मैग्नीशियम कभी Mg2 के फॉर्म में नहीं होता, जब अकेला होता है। देखो मैं अकेला बोल रही हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैंने सपोज करो किसी के साथ में कंपाउंड के फॉर्म में है, तो कंपाउंड के फॉर्म में है तब वो कुछ भी हो सकता है, 3 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो इस फॉर्म में एलिमेंटल फॉर्म में है, तब वो क्या होगा? सिर्फ Mg होगा। और जब ऑक्सीजन हमारा देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है? O2 के फॉर्म में। ओके, तो ये बनाता है MgO। MgO2 नहीं, देखो O2 है, MgO2 नहीं लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, MgO। उसका रीज़न वही है कि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी भी 2 है, प्लस के 2 माइनस के 2 कैंसिल, दोनों एक दूसरे पे कोई नंबर नहीं दे रहे हैं। ओके, और MgO2 ने रिएक्शन किया, तो अगेन वही देखो हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। इसको 2 करना है अगर, तो हमें 2 का यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ तो नहीं लिख सकते, यहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन तो 2 हो गया। ओके, ऑक्सीजन तो बैलेंस यहाँ दोनों साइड हो गया, लेकिन मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया। तो हमने बोला कि चलो हम तो यहाँ पे भी कर देते हैं, अब मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया। तो ये जो कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, ये वाले नंबर्स, ये वाले नंबर्स, ये सब क्या कर रहे हैं? इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। अब हमें कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे बेसिकली, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे 2 रिएक्टेंट्स आपस में, नंबर 1 नंबर 2 दोनों ऐड हुए और दोनों ने ऐड होकर के अमोनिया बनाया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड हुए और उन्होंने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन ऐड हो रही है और क्या बना रही? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन हो रहा है एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, देखो यहाँ भी कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड, इसने वाटर से रिएक्शन किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन याद करना, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड की CO2 उसमें हमने गैस डाली, ठीक है, तो फिर वो क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल। तो ये भी रिएक्शन याद रहनी चाहिए, क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। ये सारी की सारी टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी है? सब के सब सारी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ ही साथ अगर मैं पूछती हूँ कि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमारी इस जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इन्हें कंबाइन होने के लिए हीट चाहिए होती है, ठीक है। एनर्जी इनको क्या है? चाहिए, अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तब ये एनर्जी प्रोसीड होती है। तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? एंडोथर्मिक में आ जाएंगे। फाइन। तो ये इसके जस्ट अपोजिट हमारा होता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जैसे देखो आपस में 2 अमोनिया ने HCl से अमोनियम क्लोराइड, सोडियम के ऑक्सीजन से सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के हमारे कई होते हैं, एक है NO2, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 मतलब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसमें मैंने क्या बोला? नाइट्रोजन और इसके साथ में डाई लगाया, डाई ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें हम क्या बोल रहे हैं? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, तो NO है, तो ये नाइट्रोजन, सिंगल O को मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आपने तो बोला था O2 होता है। मैंने बोला था O2 जब सिंगल अकेला है, किसी अदर के साथ कंपाउंड नहीं बना रहा है, ये N के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो NO2 भी हो सकता है, N2O भी है, NO भी हो सकता है, वो NO3 भी हो सकता है, ठीक है। जब वो किसी और एलिमेंट के साथ में ऐड है तो वो अदर नंबर उसमें देखने को सफिक्स में
मिलेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे क्या थे, कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड है और वो क्या हुआ, इसको हमने कुछ हीट दिया या फिर इलेक्ट्रिसिटी दी या फिर हमने सनलाइट में रखा कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कंपाउंड हीट देने से ही होगा या हर कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी से होगा और हर कंपाउंड सनलाइट से होगा। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी, कुछ सनलाइट में ही रिएक्शन करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, कुछ हल्का सा हीट दिया, कुछ टेम्परेचर दिया, कुछ डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो रिएक्शन प्रोसीड होती है। और उससे क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में, बी सी में, 3 पार्ट्स में हो सकता है, डी में 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं, ई, इतने, मतलब वो ब्रेक होकर के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अ सिंगल कंपाउंड क्या करता है, ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स या सिंपलर सब्सटेंस, then it is known as a decomposition reaction. And this reaction are carried out by applying the heat, light और electricity। ठीक है, तो उसी के बेस पर जब हमारा अगर ये क्वेश्चन देना है, अगर उन्होंने सपोज करो 3 मार्क्स में दिया है, तो हमें डेफिनेशन देनी है और हर एक के लिए, हीट के लिए एक एग्जाम्पल देना, एक लाइट के लिए देना, एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक एक एग्जाम्पल होना चाहिए। हीट के लिए हमने बोला थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट है तो सनलाइट का तो फोटो डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है कोई डिकम्पोजिशन तो हमने बोला इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल में देखो मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस ही लिया है। ये सोडियम क्लोराइड है, इसको हीट करने से ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl, और इसको हम सोचे कि इसको चलो मैं हीट करती हूँ और ब्रेक हो जाएगा सोडियम में और क्लोरीन में, तो नहीं, देखो क्लोरीन को मैंने Cl नहीं लिखा, Cl2 लिखा है, क्योंकि नेचर में कभी Cl ऐसे फॉर्म में नहीं मिलता अकेला, हमेशा अकेला जब होता है Cl2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और सोडियम एटम के फॉर्म में होता है। तो ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये हीट करने से नहीं होता है। फाइन, इसमें क्या करनी पड़ती है, ढेर सारी करंट देना होता है। जैसे एक कंटेनर लिया और कंटेनर में सोडियम क्लोराइड को डाला और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, तो ये क्या होगा, सोडियम क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। सेम Al2O3 है, अगर इसको हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो ये An और 3O2 में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती है, रिएक्शन प्रोसीड होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये H2O का, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें ये वाला अच्छे से मालूम होना चाहिए। देखो वाटर क्या है, H2O, ये जब होता है इसमें 2H है ना, तो एक H तो प्लस आयन लेता है और दूसरा OH माइनस, इस तरीके से ब्रेक होता है। फाइन, ओके, अगेन एक सेकेंड सॉरी बेटा। तो हमारा ये जब ब्रेक हो रहा होता है, ये इस तरीके से नहीं बोलेंगे, H2 आयंस में जब ब्रेक होगा तो ऐसे ही होगा, लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस करा है तो ये पूरी तरीके से ब्रेक होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ठीक है, H प्लस, मैं जो बोली थी H प्लस आयन OH, ऑफकोर्स आयन से ब्रेक होता है, लेकिन इसमें जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये H आयंस आपस में क्या बना रहे होते हैं, हाइड्रोजन गैस, और इसका ऑक्सीजन जो होता है ये O2 गैस बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है, यानी हमें वाटर से मीन्स हमें अगर ऑक्सीजन गैस वाटर से बनानी है या हाइड्रोजन गैस वाटर से बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। फाइन, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए देखो कुछ सेटअप इसमें दिखाया गया है। एक हमारा ग्लास का क्या है, ये कंटेनर है, ये ग्लास का एक कंटेनर है और इसमें हमने कुछ वाटर डाला हुआ है। यहाँ पे 2 होल्स हैं इस जगह पर। इस होल से हमने क्या किया, ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, और वो इलेक्ट्रोड्स किस चीज़ के बने हुए हैं, वो कार्बन के बने हुए हैं। ठीक है, और कार्बन के बने हुए हैं तो इनको ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है, 9th में पढ़ा हुआ है, कार्बन का एलोट्रॉप है। तो हम ग्रेफाइट के यहाँ पर रॉड्स डालते हैं, इन रॉड्स को क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड। ठीक है,
एक प्लस और एक माइनस, दो इलेक्ट्रोड होंगे। मतलब हमारा जो ये डाला हुआ है किस टर्मिनल, बैटरी के किस टर्मिनल से, हमारे बैटरी के अगर प्लस टर्मिनल से अगर ऐड किया है तो उसको हम बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, हमारा वो इलेक्ट्रोड हो जाएगा एनोड। फाइन। और जो माइनस से टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको, उस टर्मिनल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड को कैथोड। तो ये हमारा देखो माइनस टर्मिनल से ये वाला ग्रेफाइट जुड़ा हुआ है, तो इसका नेम क्या दिया हमने, कैथोड। और ये क्या हुआ, एनोड। तो ये ध्यान रखना, ये ग्रेफाइट जो दोनों ही ग्रेफाइट हैं, देखिए हमारे इनका नेचर किस पर डिपेंड करता है, किसको एनोड और किसको कैथोड बोलेंगे, डिपेंड ऑन कि हम किस टर्मिनल से किसको ऐड किया है। टर्मिनल से हटा दे तो दोनों नॉर्मली ग्रेफाइट ही हैं, ठीक है। तो जब माइनस टर्मिनल से है तो हमने उसका नाम क्या दिया, वो कैथोड इलेक्ट्रोड हुआ। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से है तो वो एनोड टर्मिनल हुआ। अब देखो ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है, माइनस के चार्ज होते हैं, हाइड्रोजन में कैसे होते हैं, प्लस के चार्ज होते हैं। प्लस का चार्ज जो होगा किस तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस की तरफ, देखो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये इस तरफ हाइड्रोजन कलेक्ट होगी। और माइनस का चार्ज जो है तो वो किस तरफ कलेक्ट होगा, इस तरफ। फिलहाल अभी हम सीक्वेंस पे बात करते हैं, मैंने बहुत ब्रेक कर दिया, जंप कर गई मैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ग्लास है हमारी, उसमें 2 नीचे होल दिए हुए हैं। इसमें से हमने क्या किया, ये कुछ कॉर्क से इसको पूरा ब्लॉक कर दिया ताकि पानी ड्रिप नहीं करने पाए। और जो भी हमारा इलेक्ट्रोड नीचे लगा हुआ था उसमें हम दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर हमने जैसे करंट फ्लो करने से पहले हमने क्या किया, यहाँ ये दिख रहा है ना टेस्ट ट्यूब, ये एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक टेस्ट ट्यूब ये है। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी लिया और थंब लगा के इसे बहुत केयरफुल तरीके से इन्वर्टेड उसको पलट करके उसके ऊपर रख दिया, किसके ऊपर, इसी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। अब करंट फ्लो किया, जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो हमने देखा कि कुछ टाइम के बाद उस इन दोनों टेस्ट ट्यूब में कुछ बबल्स दिखाई दिए। फाइन। तो ये बबल्स किसी गैस को रिप्रेजेंट किया, यानी वाटर में कब बबल्स उठते हैं, जब कोई गैस रिलीज हो रही होती है ना। तो क्या हुआ कि इससे समझ में क्या आया कि हमारा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है H2O, तो उसमें से कुछ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी। तो हाइड्रोजन गैस किस तरफ हो रही थी, जहाँ पर हमारा माइनस टर्मिनल था, तो इस तरफ वाले टेस्ट ट्यूब में हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। और इस वाले में, यानी इस वाले का नाम बोलना है, जब लिख रहे होगे हम बोलेंगे उसमें कि कैथोड ग्रेफाइट वाला जो टेस्ट ट्यूब था उसमें हाइड्रोजन गैस के क्या होने लगे, बबल्स आए। और इस वाले में किसके, ऑक्सीजन के बबल्स क्रिएट हुए। और साथ ही साथ एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई कि देखो गैस है, तो हमारा टेस्ट ट्यूब का इस वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट पूरा इतना खाली दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम देखें ये वाला पार्ट, इसका खाली पार्ट इतना दिखाई दे रहा है, खाली पार्ट नहीं है, गैस है, ठीक है। वो पार्ट क्या है, इतना भरा हुआ है, वॉल्यूम। तो हमने हाइड्रोजन का वॉल्यूम देखा कि ज़्यादा है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब जो देख रहे थे हम लोग, तो उस टेस्ट ट्यूब में अगर देखे तो यहाँ तक पानी है, और ऑक्सीजन का टेस्ट ट्यूब में देखा तो वो यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो ये छोटा पार्ट है जिसमें गैस है, इसमें बहुत सारी गैस दिखाई दे रही थी, यानी इसका वॉल्यूम ज़्यादा है इसके कंपेयर में। वो क्यों है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं 2 मार्क्स में। उसका रीज़न है कि जब H2O ब्रेक हो रहा है तो हर बार जितने H2O ब्रेक हो रहे हैं, तो हमारे कितने ब्रेक हो रहे हैं, हाइड्रोजन का एटम कितने, 2 है, और ऑक्सीजन का 1। तो हर एक बार जब ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन का कितना है वॉल्यूम, एटम्स ज़्यादा है, तो नेचुरली हाइड्रोजन गैस ज़्यादा हो जाएगी। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है, मतलब वॉल्यूम ऑफ जिसमें हाइड्रोजन गैस है उसकी ज़्यादा दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। फाइन। तो हमारा ये भी मालूम पड़ गया। इसको लास्ट में ऑब्जर्वेशन के लिए हमें कि सच में ऐसा हुआ है, तो हम कैसे ऑब्जर्व करें कि हाँ ये किस में हाइड्रोजन है, किस में, जो मैंने प्रूफ किया है कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। हम कैसे बता सकते हैं कि इस वाले में हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन। हमने इसको केयरफुली हटाया, और इसमें जिसमें हाइड्रोजन गैस है इसके पास हम क्या लाए, एक जलती हुई कैंडल लेकर के आए, या कुछ भी ले लो, लेके आए। तो हमने यहाँ पे सुनी पॉपअप साउंड सुनाई दिए, जैसे होता है ना कुछ
पॉप अप पॉप पॉप ऐसा समथिंग, फिर साउंड, पॉप अप साउंड बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे कुछ साउंड सुनाई दिए, ठीक है। और जैसे क्रैकर्स होते हैं, हम लोग वो करते हैं फुलझड़ी, हम लोग करते हैं, तो उसमें से कुछ आवाज़ जो आती, समथिंग वैसी आवाज़, और वैसी थोड़ा ग्लो कर रहा था ये। तो इससे प्रूफ होता है कि इसमें से क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। दूसरा हमने टेस्ट ट्यूब को इसको लिया केयरफुल तरीके, इसके सामने जब हमने कैंडल लेकर के आए, जलती हुई कैंडल, तो ये इसकी जो कैंडल की लाइट थी और ब्राइट हो गई और तेज जलने लग गई। तो ऑक्सीजन क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसी भी चीज़ को जलाना है, किसी चीज़ को बर्न करना है और उसकी फ्लेम को इंक्रीज करना है, वो सारी चीज़ें कब होती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो इस तरीके से हमें प्रूफ हो जाता है कि इसमें क्या है, एक में ऑक्सीजन और एक में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो किस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, कैथोड में हाइड्रोजन एंड एनोड में ऑक्सीजन गैस, फाइन। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। थोड़ा सा पार्ट में इतना सा शॉर्टकट में फटाफट बता देती हूँ। एक हमारा एग्जाम्पल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला था कि हर एक पार्ट के लिए अगर 3 मार्क्स में आया तो हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू का एग्जाम्पल देना, तो वाटर का दिया। एक लाइट के लिए देना है, तो हमारा सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, लाइट की प्रेजेंस में रख दिया। यहाँ पे सनलाइट है और यहाँ एक प्लेट में हमने क्या रखा है, इस प्लेट पे हमने AgCl रख दिया है। और थोड़ी देर में हमने देखा तो क्या हुआ, AgCl ये कुछ रिएक्शन हुई और ये ब्रेक होकर के Ag और Cl में, सॉरी Ag प्लस Cl क्लोरीन गैस अलग निकल गई। जब हम देख रहे थे कैसे मालूम पड़ रही है कि भाई ये सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको हम देखेंगे कि जब ये रिएक्शन होती है तो पूरी रिएक्शन होने के टाइम पर पूरी जब हम इसको स्टडी करते हैं कि रिएक्शन में तो सिल्वर जो है हमारी और अलग इसमें से निकल जाती है Ag ब्रेक डाउन होकर के, और क्लोरीन गैस थोड़ा सा कैसा बोले, स्विमिंग पूल वगैरह तुम लोग जब जाते हो तो वहाँ पे एक पंजेंट सी स्मेल आती है ना, वैसी समथिंग कुछ आपको इसमें भी पंजेंट सी स्मेल फील होगी। वो किस वजह से, क्लोरीन गैस से रिलीज हो रही होती है। और Ag जो है थोड़ा सा इसका कलर जो है ब्लैक हमारा दिखाई देने लगता है, क्योंकि Ag जो है इसमें ऑक्सीजन की कोटिंग हो जाती है, AgO बना देता है। खैर इतना बुरा नहीं है, बस ये ब्लैक कलर का पाउडर थोड़ी देर में आपको दिखाई देता है, क्योंकि Ag अलग हो जाता है। जैसे Ag अलग होता है तो उसमें ऑक्सीजन की कोटिंग बन जाती है, AgO बन जाता है। इस तरीके से उसमें हमें ब्लैक कलर की कोटिंग दिखाई देने लगती है। एक लास्ट रिएक्शन बता देते हैं, आई एम टायर्ड नाउ, आई एम फीलिंग स्लीपी, ठीक है। हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है, मतलब इसमें हमने क्या किया, हीट दिया। जैसे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने दिया आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट ऐसा होता है ग्रीन कलर का, और जैसे हम हीट करते हैं तो ये बनाता है Fe2O3। क्या बना रहा है, Fe2O3। और साथ ही इसमें से कुछ गैस रिलीज होती है, और वो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों ही बनते हैं, देखो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो FeSO4 किस में ब्रेक हुआ, Fe2O3, SO2 और SO3, फाइन। तो ये रेड कलर, यानी पहले ये ग्रीन था और बाद में हमें रेड दिखाई देता है। गैस तो चलो रिलीज हो गई, ठीक है, हमने जब गर्म किया तो गैस तो रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो जो हमारा ग्रीन कलर था वो रेड दिखाई देने लगा। सॉरी, ये ग्रीन कलर था, वो कैसा दिखाई देना, रेड कलर, इस कलर का दिखाई देना। तो वो क्यों होता था, हम बोलेंगे FeSO4 converted into Fe2O3 and Fe2O3 has the color, किस तरह का हमारा होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इस वजह से हमारा इस रिएक्शन के बाद हमें रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें कलर के साथ याद होने चाहिए। सपोज करो उन्होंने क्वेश्चन यही दे दिया कि एक कंपाउंड है जो ग्रीन कलर का है, वो उसको हम हीट करते हैं तो वो एक रेड कलर का कंपाउंड बनाता है, ठीक है। ऐसा दिया कि एक एक्स नाम का कंपाउंड है, मैन हीटेड, इसको जब हीट कर रहे हैं तो फॉर्म्स क्या कर रहा है, एक बाई कंपाउंड बना रहा है, और साथ ही इसमें से कुछ गैसेस निकल रही हैं जो बिल्कुल
रोटन एग होता है वैसी स्मेल आ रही है, तो रोटन एग की स्मेल आ रही है मतलब उसमें सल्फर की कुछ गैसेस निकलते हैं, SO2 SO3 गैस निकल रही थी। तो हमें बताना है ये कौन सी रिएक्शन में पूरी लिखनी है, तो हमें ये आइडिया होनी चाहिए ना कि भाई ग्रीन कलर का कौन सा होता है जिससे हमारा रेड कलर का बनता है सब्सटेंस। तो जब तक हमें ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस ही नहीं मालूम, कंपाउंड ही नहीं मालूम, हाउ कैन आई राइट द इक्वेशन। तो हमें बेसिकली मालूम होना चाहिए कि इसका कलर कैसा होता है। FeSO4 का ग्रीन कलर होता है, तो उन्होंने बोला वो एक्स क्या है, तो उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज़ एक्स, व्हाट इज़ वाई, तो हमें वो रिएक्शन को लिखना है। एंड उन्होंने आगे वो लिखा राइट रिएक्शन, ठीक है, और क्या करना है, राइट द रिएक्शन फॉर इट। तो सबसे पहले एक्स को हम बताएंगे कि एक्स क्या है, FeSO4 है, फिर उसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, Fe2O3 बन रहा है। तो वाई क्या है, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड है। और जो रोटन एग की स्मेल आ रही है वो किसकी, SO2 SO3 की हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को एंड करते हैं। तो ये थी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमें जब रिएक्शन, अगर उन्होंने ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछा है उन्होंने 2 मास में या 3 मास में, तो विद एग्जांपल हम ये तीनों रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, सनलाइट की प्रेजेंस पे डिकम्पोजिशन यानी फोटोलाइसिस हो गया, और एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम 3 प्रोसेस को एक्सप्लेन विद एग्जांपल करेंगे। ओके ओके, गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।